बताओ। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे होंगे बिल्कुल, और आवाज़ बिल्कुल पहुंच रही है, तो सभी एकदम बढ़िया हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है कि वीडियो रुक रही है क्या प्यारे बच्चे? मैं अपने आप को देख पा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें ओके है। तो चलिए भाई, आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेल यानी कि कोशिका। सेल यानी कि कोशिका। मैंने आपको बताया था कि कोशिका क्या होती है। आपके शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आपके शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बेटा? और इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? और कोशिका सिद्धांत को किसने दिया? क्या कहता है कोशिका सिद्धांत? और प्यारे बच्चे, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यानी कि आपकी अकेंद्रीय और सकेंद्रीय कोशिकाओं में भी डिफरेंस अच्छे से कर लिया था। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंदर, वो पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स को। अब हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, यानी कोशिकांगों के बारे में। तो आज की जो क्लास होगी वो बेसिकली आपकी होगी कोशिकांगों के बारे में, यानी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अच्छा मैम, कोशिकांग क्या होते हैं? जब कभी भी आप एक कोशिका को देखते हो प्यारे साथियों, जब कभी भी आप एक कोशिका को देखते हो लाइक दिस, ये एक कोशिका है। जब आप इस कोशिका को देख रहे हैं तो इस कोशिका के अंदर आपको ढेरों चीजें नजर आ रही हैं, है ना? जब आप इस कोशिका को देख रहे हो तो आपको इसमें ढेरों ये रंग बिरंगी चीजें नजर आ रही हैं बेटा। इन्हीं सबको कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग। तो ये सारे के सारे होते हैं कोशिकांग। तो आइए एक एक करके अब इनके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, कोशिकांगों के बारे में। ठीक है बेटा, तो ये सब है कोशिकांग। ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ बोर्ड पर, इन सभी को कहा जाता है कोशिकांग, है ना? 7 तारीख की क्लास नहीं मिली बेटा, 7 तारीख को क्लास नहीं हुई थी। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी रिप्लाई करा कि मेरी जो सिस्टर है, कजन सिस्टर, उनकी शादी थी 7 तारीख को, इसीलिए मैं आपकी क्लास के साथ जुड़ नहीं पाई थी 7 तारीख में बेटा। तो फ्राइडे में आपकी जो क्लास थी वो नहीं हुई है। ठीक है प्यारे बच्चे, तबीयत तो मेरी ठीक है, तबीयत में कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये था कि फ्राइडे में जो मेरी कज़न सिस्टर है प्यारे बच्चे, उसकी शादी थी, इसीलिए मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। और सैटरडे में आप जानते हो एप्लीकेशन पर क्लास ऑफ होती है, सैटरडे और संडे में। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले कोशिकांग की बात करते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि मैम एक कोशिका के अंदर जो सबसे पहला कोशिकांग हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले जब कभी भी आप कोशिकांगों की बात करते हो तो आप लोग बात करते हैं सेल वॉल की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल वॉल, जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति, है ना? जिसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं। तो सेल वॉल की जब बात होती है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, इसको मैं आपको भी पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि जो कोशिका होती है ना, इसके अंदर 2 लिक्विड पाए जाते हैं। जो कोशिका है इसके अंदर 2 तरल पाए जाते हैं। तो पहले उन तरल को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, तो कोशिका भित्ति अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे कोशिका तरल। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे कोशिकीय तरल, यानी कि जो कोशिका होती है आप लोगों की, उसके अंदर लिक्विड होता है जिसको कहते हैं सेल्यूलर लिक्विड। तो भाई बात करते हैं पहले कि सेल्यूलर लिक्विड कौन कौन से होते हैं, कोशिकीय तरल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जब आप कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका के अंदर एक तरल है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं प्यारे साथी? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। अब आपको यहां से क्वेश्चन बनता है पेपर में कि एक कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है वो क्या है, एक कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है। तो बड़े ध्यान से समझना बेटा प्रोटोप्लाज्म को, यहां से प्रश्न आ जाते हैं आपको पेपर में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात करी कि एक कोशिका जो होती है उसमें एक लिक्विड भरा रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई ये एक कोशिका है प्यारे बच्चों, ये क्या है? एक कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, ये भरा हुआ। एक कोशिका के अंदर क्या होता है बेटा? एक लिक्विड भरा रहता है, एक तरल भरा रहता है। इसी तरल को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका और कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, एक तरल, जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। मैम ये प्रोटोप्लाज्म जो शब्द था ये किसने दिया? तो इसके बारे में बात करते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द को, प्रोटोप्लाज्म टर्म को सबसे पहले किसने दिया था? तो आप कहेंगे पुरकिंजे ने। पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द को दिया था। पुरकिंजे ने दिया था प्यारे बच्चे ये शब्द, है ना? तो आप लोग बताएंगे पुरकिंजे। पुरकिंजे, तो पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म शब्द को दिया था, यानी कि जीव द्रव्य शब्द को देने वाले जो थे ये थे पुरकिंजे। क्लियर? अब मैम
दूसरा पॉइंट प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ये प्रोटोप्लाज्म जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं जीवन का भौतिक आधार। अब आपको पूछेगा कि कोशिका के अंदर ये जो लिक्विड भरा रहता है जिसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो, इसे जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो आप कहेंगे ये काम किया था एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम है हक्सले। तो ये और पॉइंट लिखेंगे। आपको पेपर में आता है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? इसी को कहते हैं जीवन का भौतिक आधार। यानी कि ये जो कोशिका के अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इस प्रोटोप्लाज्म को ही कहते हैं जीवन का भौतिक आधार, यानी इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो आपके जीवन का भौतिक आधार या हमारे जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे प्रोटोप्लाज्म को। ये बात किसने कही? प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, ये बात किसने कही थी? तो आप कहोगे ये हक्सले ने कहा था बेटा, हक्सले ने कहा। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो आप कहोगे हक्सले ने कहा था। हक्सले एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है? तो आप लोग बताएंगे हक्सले, ठीक है? तो हक्सले नाम के साइंटिस्ट थे प्यारे बच्चे, हक्सले। इन्होंने क्या कहा था? जीवन का भौतिक आधार बताया था प्रोटोप्लाज्म को। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लास रुक रही है बेटा, क्लास रुक रही है? थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएं बेटा, बिल्कुल धीरे धीरे ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया रचना बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमने 3-4 पॉइंट भी नहीं पढ़े, अभी तक हमने 2 ही पॉइंट क्लियर करे हैं। हम बात कर रहे हैं कोशिकीय तरल की, एक कोशिका में पाए जाने वाले तरल की। अगर हम एक कोशिका को देखते हैं तो उसमें हमें एक तरल भरा हुआ दिखता है, एक लिक्विड भरा हुआ दिखता है। मैम इस तरल को क्या कहते हैं? इस तरल को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। मैम जीव द्रव्य टर्म किसने दी थी? ये जीव द्रव्य शब्द को किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। समझ में आ गई? अब मैम ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसको जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल कहते हैं। ये आपके जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का मतलब सजीवों के शरीर का भौतिक आधार है। मैम इसको जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? कौन से साइंटिस्ट ने जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था, जीवन का भौतिक आधार कहा था? तो आंसर ठोक कर आना, हक्सले ने। तो हक्सले नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा था कि एक कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है ना, ये जीवन का भौतिक आधार है। मतलब आपकी जो कोशिका जिंदा है ना, वो इसी की बदौलत जिंदा है। मैम मरी हुई कोशिका में और एक जीवित कोशिका में क्या अंतर है? तो बेटा अंतर प्रोटोप्लाज्म का है। एक मरी हुई कोशिका में प्रोटोप्लाज्म ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, और मैम एक जिंदा कोशिका में प्रोटोप्लाज्म लिक्विड की तरह भरा रहता है। अभी जैसे हम जिंदा है तो हमारे पूरे शरीर की कोशिका जिंदा है बेटा। अब पूरे शरीर की कोशिका जिंदा है तो मैम जिंदा क्यों है? क्योंकि उनमें भरा हुआ है प्रोटोप्लाज्म। जिस दिन हम मर जाएंगे हमारी कोशिकाएं भी बिल्कुल मर जाएंगी, तो मैम उस दिन हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी? उनके अंदर ये जो लिक्विड भरा होगा ये बिल्कुल सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो आप जान सकते हैं कि एक कोशिका यानी सजीवों के अंदर जो एक कोशिका है उसका भौतिक आधार ही माना गया है जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को। तो हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने आप इस जीव द्रव्य को क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका में कौन सा लिक्विड है जिसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं? तो आंसर करेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने माना? आप बताएंगे हक्सले ने। ये पॉइंट क्लियर? अब आ जाओ आगे बात करते हैं। प्यारे बच्चों ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंदर, ये 2 भागों में बटा होता है। ये जो जीव द्रव्य होता है कोशिका के अंदर, ये 2 भागों में बटा होता है। अब अगला जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि बताइए जीव द्रव्य जो है, एक कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा रहता है ये 2 हिस्सों में बट जाता है। कैसे? देखो फिर से एक बार, मान लीजिए ये तुम्हारी फिर से एक बार कोशिका है। अब मैंने कहा इस कोशिका के अंदर भरा हुआ है प्रोटोप्लाज्म। हाँ जी मैम ये भर गया, लो इसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म भरा पड़ा है, ये जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है ये कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है मैडम जी, ये जीव द्रव्य इसके अंदर भर गया। अब यही जीव द्रव्य 2 हिस्सों में बट जाता है। यही जीव द्रव्य क्या होगा? 2 पार्ट्स में बट जाता है। तो ये पूरी एक कोशिका है और ये कोशिका के अंदर भरा हुआ है जीव द्रव्य, व्हाइट कलर का जो आप देख पा रहे हो। अब मैम यही जीव द्रव्य 2 हिस्सों में बट जाता है। 2 हिस्सों में कैसे? एक इसका कुछ हिस्सा ऐसे सेंटर में इकट्ठा हो जाता है, इसका कुछ हिस्सा जीव द्रव्य का ऐसे बीच में इकट्ठा हो जाता है। तो मैडम जी ये जो पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ था इसी को हम कह रहे थे जीव द्रव्य। अब यही जीव द्रव्य 2 हिस्सों में बट गया।
दो हिस्से दिख रहे हैं, एक तो सफेद रंग वाला आपको दिख रहा है, ये व्हाइट रंग वाला हिस्सा, एक ये पिंक कलर वाला हिस्सा दिख रहा है। तो पूरी कोशिका के अंदर ये जो जीव द्रव्य है ये दो भागों में बट जाता है। मैम बीच में जो इकट्ठा हो गया इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे केंद्रक द्रव्य, इसको कह देते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कह देते हैं? केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको कह देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना? ठीक है, क्योंकि केंद्र में इकट्ठा हो गया, सेंटर में इकट्ठा है, बीच में एकदम, तो इसको कह देते हैं केंद्रक द्रव्य। और मैम जो केंद्र के अलावा आपको व्हाइट व्हाइट रंग में दिख रहा है, इसका नाम क्या हो जाता है? इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो ये दो नाम आपने जरूर सुने होंगे, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो देखो प्लाज्म प्लाज्म आ रहा है नाम के पीछे, प्लाज्म प्लाज्म, और यहां पर भी आ रहा है प्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म ही जब दो हिस्सों में बट जाता है, एक साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्यारे साथियों, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किसी भी कोशिका के अंदर जो तरल रहता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये दो हिस्सों में बंटता है। ये दो हिस्से कौन कौन से हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म के दो भाग कौन कौन से हैं, या प्रोटोप्लाज्म जब दो भागों में बंट जाता है तो ये कौन कौन से द्रव्य कहलाते हैं? तो एक कहलाता है कोशिका द्रव्य, आप लोगों का कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कौन सा है? जो मैम यहाँ पर जितना भी व्हाइट कलर से दिख रहा है, जितना भी सफेद रंग से दिख रहा है, ये कोशिका द्रव्य है, यानी साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है ये। और मैम दूसरा जो आपको सेंटर में दिख रहा है, इसको कहते हैं केंद्रक, केंद्र में जो दिख रहा है इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। कितने सिंपल नाम है ना, जो केंद्र में है, बिल्कुल सेंटर में है, इसको कह देते हो केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको कह देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आपको पेपर में आता है कि एक कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है ये कौन कौन से दो हिस्सों में बंटता है? तो कहेंगे कोशिका द्रव्य में बंटता है और केंद्रक द्रव्य में। यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ये प्रोटोप्लाज्म के ही दो हिस्से हैं। बस इनकी पोजीशन अलग अलग हो जाती है, इसीलिए इनका नाम भी अलग अलग पड़ जाता है। जब ये पूरी कोशिका में भर रहा था तो इसको कॉमनली प्रोटोप्लाज्म कह दिया। जब ये बीच में और साइडों में इकट्ठा हो गया, बीच में इकट्ठा हो गया तो इसको केंद्रक द्रव्य कह दिया, और साइडों में इकट्ठा हो गया तो इसको कह दिया कोशिका द्रव्य। कॉन्सेप्ट क्लियर प्यारे बच्चे, है ना? समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले नाम किसने दिया था बेटा? पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है इसको सबसे पहले खोजने का श्रेय, इसको सबसे पहले नाम देने का श्रेय पुरकिंजे ने दिया था बेटा। तो पुरकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म शब्द को खोजा या प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया था, याद रखोगे, ठीक है? तो अब आपको समझ में आया कि एक कोशिका के अंदर जो लिक्विड है वही है प्रोटोप्लाज्म। यही लिक्विड अपनी अलग अलग लोकेशन की वजह से अलग अलग नाम से जाना गया बाद में। अगर ये इसकी लोकेशन एकदम सेंटर में है, एकदम बीच में इकट्ठा हो गया है, तो उसको कह दिया केंद्रक द्रव, और केंद्र को छोड़कर आसपास में अगर इकट्ठा हो गया उसको कह दिया कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। आ गई ना बात समझ में? बिल्कुल। अब दूसरा मुद्दा क्या उठेगा यहां से? दूसरा मुद्दा ये उठेगा कि मैम आप जो हमें कोशिकांग पढ़ाने वाली हो, आप हमें पढ़ाओगी कोशिकांगों के बारे में। कोशिकांग, ये कोशिकांग कहाँ है? ये कोशिकांग पूरी कोशिका में किसके अंदर है? केंद्र वाले, सेंटर वाले केंद्रक द्रव्य में है, या बाहर वाले इस कोशिका द्रव्य में है? यानी कि जब आप हमें कोशिकांगों को पढ़ाओगी तो कोशिकांग कहाँ है? यहाँ है या यहाँ है? तो बेटा जब एक कोशिका को आप देखते हो तो अधिकतर कोशिकांग जो होते हैं वो तुम्हें यहां नजर आते हैं। तो कोशिकांग कहाँ तैरते हैं? तो बताएंगे साइटोप्लाज्म में तैरते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि अधिकतर कोशिकांग, यहां पर लिखेंगे अधिकतर कोशिकांग, अधिकतर कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है? तो आपकी कोशिका के अंदर अधिकतर कोशिकांग कौन से तरल के अंदर पाए जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आप बताएंगे कि मोस्टली सेल ऑर्गेनल होते हैं, मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है? तो अधिकतर जो कोशिकांग हैं प्यारे बच्चे वो किसके अंदर पाए जाते हैं बताओ? केंद्रक द्रव में पाए जाएंगे या कोशिका द्रव में पाए जाएंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाएंगे या साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे? तो आप कहेंगे कि एक कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं उनमें से ज्यादातर आपको कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। मतलब जैसे अब मैं यहां पर बनाकर दिखाऊं, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ऐसे,
मान लो प्यारे बच्चों ये गोल्गी बॉडी है, ऐसे ऐसे। मान लो प्यारे बच्चों ये यहाँ पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ऐसे ऐसे क्लोरोप्लास्ट हैं। ये आप लोगों के राइबोसोम तैर रहे हैं, ये अंतः द्रव्य जालिकाएं इस तरीके से, है ना। यहाँ पर आप लोगों के दूसरे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये लाइसोसोम है जिनको आप अभी पढ़ोगे। तो मतलब ओवरऑल पूरी कोशिका को जब झांक कर देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो उसके अंदर जो कोशिकांग तुम्हें दिखाई देंगे ना, वो ज्यादातर इसी वाले लिक्विड में तैरते हुए दिखेंगे, और ये जो व्हाइट कलर का लिक्विड है इसमें ही आपको तैरते हुए दिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ जी बेटा, जो मैं आप लोगों को क्लास में लिखवाती हूँ ना, अगर आप, मैम प्लीज एक्सप्लेन, स्क्रीन पर जो कोड हो रहा है बेटा, ये बोर्ड का कोड होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो बोर्ड का कोड होता है, हर सिस्टम के पास एक कोड होता है, तो ये सिस्टम का कोड है। ठीक है, चलो, तो अब आपने देखा ना कि ऐसे करके आप लोगों को दिखाई देती हैं सारी चीजें, है ना। मैम सेल को दिखा सकते हैं बेटा, बिल्कुल दिखाएंगे सेल को। आप देखो ये जो आपको मैं डायग्राम दिखा रही हूँ ये सेल ही है, ये देखो ये दोनों सेल हैं प्यारे बच्चे, ये दोनों जो आपको नजर आ रही हैं ये आपकी सेल ही होती हैं। ठीक है, तो इस सेल के अंदर देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा लिक्विड जो दिख रहा है अंदर, ये पूरा, ये है साइटोप्लाज्म, ये होता है कोशिका द्रव्य। अब देखो इसी में तुम्हें तैरते हुए दिख रहे हैं पूरे रंग बिरंगे कोशिकांग, और ये जो बीच में तुम्हें इकट्ठा दिख रहा है ये पूरा एरिया, इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। ये है आप लोगों का केंद्रक द्रव्य, इसको कह देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये है आप लोगों का न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है जो केंद्र में इकट्ठा हो रहा है। ऐसे करके अब आपको पढ़ना है। अब आपने कोशिका के अंदर जो दो लिक्विड है उनको तो पढ़ लिया, अब आ जाओ एक एक करके अब हम बात करते हैं जो आपके कोशिकांग है इनकी। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात कर लेनी है किसके बारे में, सबसे पहले बात कर लेनी है सेल वॉल के बारे में। ठीक है, ये तो आई है, ये आंख नहीं है, ये कोशिका है बेटा, ये एक जंतु कोशिका है। ठीक है, कैसी कोशिका है, एक एनिमल सेल का ये डायग्राम है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलो आओ अब कोशिका भित्ति की बात करते हैं। सबसे पहले कोशिका भित्ति की खोज किसने करी थी आपको पूछेगा, तो ये जो कोशिका भित्ति है इसकी जो खोज करी थी बच्चा, वो करी थी रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने। किसने, आप बताएंगे, रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी, रॉबर्ट हुक। क्लियर, जिसने कोशिका को खोजा था उसी ने कोशिका के अंदर सेल वॉल को भी खोजा था। समझ में आ गई बात। तो रॉबर्ट हुक के नाम से तो आप परिचित हो सारे के सारे। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका को खोजा था, और उन्होंने ही कोशिका के अंदर मतलब कोशिका में सबसे बाहर की तरफ एक दीवार जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति, इसकी खोज करी थी। तो कोशिका भित्ति को किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने। अब देखो मैम कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में पिछली बार भर भर के आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग बताएंगे ये कोशिका भित्ति जो होती है, तो बताना यह है केवल किस किस में होती है, तो बताएंगे यह है केवल पादप, जीवाणु व कवक में पाई जाती है। ठीक है, तो ये किस किस में पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो आप लोग बताकर चलते हैं कि कोशिका भित्ति जो होती है ये आप लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, ये पादपों में देखने को मिलती है, जीवाणु बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, कवक यानी कि आपको किसमें, फंगस में देखने को मिलती है। तो बताएंगे it is only present in बैक्टीरिया, पहले लिखेंगे प्लांट, इन प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगस। तो ये आप लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, ये आप लोगों को देखने को मिलती है पादप कोशिका में। चलो मैं तुम्हें पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल दिखाती हूँ। ठीक है, एक प्लांट सेल का डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको, सेल वॉल। चलो, तो एक पादप कोशिका में जब हम एक सेल वॉल की बात करते हैं, तो एक पादप कोशिका के बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर नजर आता है उसको कहते हैं हम लोग सेल वॉल। जैसे इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है प्यारे बच्चा, ये डायग्राम है एक पादप कोशिका का, ये डायग्राम एक प्लांट सेल का है, आपको ऊपर लिखा हुआ भी है प्लांट सेल। ये है प्यारे साथी एक पादप कोशिका। तो मैम जब इसके ये एक पादप कोशिका है तो आपको याद रखना है कि इसके बाहर की तरफ जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन करने वाली हूँ, ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर से ऑलरेडी आप देख पा रहे हो, डार्क ग्रीन कलर का जो एरिया आपको दिख रहा है ये है इसकी कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति आपको पादप कोशिका में नजर आती है। ये एक पादप कोशिका का डायग्राम है बेटा, और दिख रहे हैं रंग बिरंगे, ये सब पादप कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग है।
तो इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे बाहर के साथ करी है अभी हमने। तो एक पादप कोशिका को जब देखते हैं तो उसके सबसे बाहर का जो आवरण है वो होता है उसकी कोशिका भित्ति। सेम ऐसे ही जब एक जंतु को उसको देखोगे, बैक्टीरियल सेल को, आ जाओ बात करते हैं। जब एक जीवाणु कोशिका को देखोगे, ये एक जीवाणु की कोशिका है ना, तो इसमें भी आपको जो सबसे बाहर की तरफ आवरण दिख रहा है इसको कहते हैं इसकी सेल वॉल। आपको दिख रहा है सेल वॉल, ये लिखा हुआ, इसको कोशिका भित्ति भी कहते हैं हिंदी में, मैंने लिख रखा था अभी वहां। तो ऐसा मानकर चलो कि इसमें ये जो इसका सबसे बाहर का वाला आवरण आपको नजर आ रहा है, ये जीवाणु की कोशिका है प्यारे बच्चे। ये किसकी कोशिका है? जीवाणु कोशिका है ये। तो मैंने कहा था कि कोशिका भित्ति जीवाणु में भी होती है, बिल्कुल होती है। तो एक जीवाणु की कोशिका की जब बात करेंगे, एक बैक्टीरिया की सेल की जब बात करेंगे, तो उसमें जो सबसे बाहर की तरफ आपको आवरण नजर आ रहा है ये हो जाती है इसकी सेल वॉल, है ना बेटा? समझ में आ गई ना बात, है ना? चलो, आरपीएफ के लिए भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो बेटा। अब साहिल पूछ रहे हैं कि मैम सेल क्या होता है। प्यारे साथी, हमारी इससे पहले सेल टॉपिक की 3 से 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि सेल क्या होती है। तो आप पहले उन क्लासेस को अगर देख लेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल क्या होती है। हमने डेमो में भी ये सारी चीजें पढ़ी है, सेल क्या होती है। अब इस चैप्टर का हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, तो आप थोड़ा पिछली क्लास देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि ये एक बैक्टीरियल सेल की क्या थी? सेल वॉल। तो आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। मैंने आपको बताया कि ये जो कोशिका भित्ति होती है कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? केवल पादप में होती है, जीवाणु में होती है, कवक में होती है, ठीक है। अब ये किसकी बनी होती है इनके अंदर, ये भी बहुत पूछा जाता है। आपको पूछा जाता है कि पादपों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, जब आप बात करते हो कि पादपों में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी है, तो आप लोग बताएंगे कि पादप की कोशिका भित्ति। आपको मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था बेटा जब डेमो चल रहे थे, तो पादप की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग बताएंगे 2 चीजों की बनी होती है, सेल्यूलोस और पैक्टीन, है ना। वैसे तो 3 चीजों की बनी होती है, मैं तीनों लिखवा देती हूँ। सेल्यूलोस की बनी होगी बेटा, सेल्यूलोस, हेमोसेल्यूलोस, सेल्यूलोस की बनी होगी, हेमोसेल्यूलोस की बनी होगी, ठीक है, और पैक्टीन की बनी होगी, वह पैक्टीन, ठीक है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पादप की कोशिका भित्ति जो है वो किस किस पदार्थ की बनी होती है। तो आप लोग कहेंगे मैम 3 पदार्थ की बनी होती है, सेल्यूलोस की बनी होती है, हेमोसेल्यूलोस की बनी होती है और पैक्टीन की बनी होती है। तो प्लांट सेल वॉल जो होती है वो किस पदार्थ की बनी हुई होती है? प्लांट सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो प्यारे साथी आप बताएंगे ये बनी हुई होती है सेल्यूलोस की। क्या है मैम सेल्यूलोस? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ये बनी होती है हेमोसेल्यूलोस की। मैम हेमोसेल्यूलोस क्या है? तो सेल्यूलोस जब टूटता है तो हेमोसेल्यूलोस में टूटेगा। इसकी बनी होती है एंड पैक्टीन, पैक्टीन की बनी होती है। ये ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन है एग्जाम का। आपको पूछा जाता है कि पादप जो होते हैं, मतलब ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है प्लांट सेल का है, तो इसके ये जो चारों तरफ इसकी ये जो कोशिका भित्ति बनी हुई है, ये चारों तरफ ये किस पदार्थ की बनी हुई है? तो ये 3 पदार्थों से मिलकर बनी है। सेल्यूलोज से मिलकर बनी है, हेमोसेल्यूलोज से मिलकर बनी है और पैक्टीन से मिलकर बनी है। तो पादपों की कोशिका भित्ति जब भी 3-3 के सेगमेंट में पूछे तो इन तीनों को बताना है। कई बार क्या होता है कि एक ही ऑप्शन दे देता है तो तब आपको सेल्यूलोज बताकर चलना है। कई बार क्या होता है कि केवल ये दे देता है ऑप्शन में सेल्यूलोज, तो जब केवल सेल्यूलोज है तो सेल्यूलोज ही बताकर चलना है। लेकिन कई बार थोड़ा डीप में आ जाए तो 3-3 के सेगमेंट बनाकर दे देता है, तो तब ये तीनों सही हो जाते हैं जो पादप की कोशिका भित्ति बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब मैम जीवाणु की बारी आती है। हमें पूछ लेगा कि जीवाणु में ये किस पदार्थ की बनी होती है। तो आइए बात करते हैं कि मैम जीवाणु में किस पदार्थ की बनी होती है। तो अगला पॉइंट होगा जीवाणु की बात करते हैं। तो जब भी आपको पूछेगा कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किस पदार्थ की बनी है, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया में ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकोन की। बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडो ग्लाइकोन की बनी होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर ये किस पदार्थ की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। आप कहेंगे कि जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। तो बताएंगे मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोन, पेप्टाइडोग्लाइकोन, ठीक है। अब मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है मैम, नोट समझ नहीं आया। कौन सा नोट समझ नहीं आया?
ये बताओ, एक बार फिर से सुनेंगे। हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। सेल वॉल की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी, जिन्होंने कोशिका को खोजा था। दूसरा, ये कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? क्या ये मैम सब में होती है? बेटा हमारे अंदर नहीं है। हम किस में आते हैं? हम जंतुओं में आते हैं। तो ये आप लोगों को केवल पादप, जीवाणु और कवक में होती है। ये जंतुओं में मैंने कहीं नहीं लिखवाया कि जंतुओं में होती है ना। तो ये अंतर है हमारे और पादप कोशिका में। मुख्य अंतर है कि पादप कोशिका को जब देखोगे उसमें बाहर की तरफ आपको कोशिका भित्ति नजर आएगी, लेकिन हमारी कोशिका को जब देखोगे तो उसमें बाहर की तरफ कोई कोशिका भित्ति नजर नहीं आएगी। तो अभी तक हमने बात करी है कि कोशिका भित्ति पादप में है, जीवाणु में और कवक में है। क्लियर? अब पहला पॉइंट कि मैम पादप में अगर है तो किस पदार्थ की बनी है? बताओ, पादप में अगर है तो किस पदार्थ की बनी है? तो आपने कहा कि पादप की कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोस, हेमोसेल्यूलोस व पैक्टीन की बनी होती है। अगर इस सेंटेंस को आप पूरा ही लिखना चाहते हो तो लो, मैं यहां लिख देती हूं। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे यहां पर कि पैक्टीन की बनी होती है। ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो किस किस पदार्थ की बनी होती है आप लोग बताएंगे? सेल्यूलोस, हेमोसेल्यूलोस व पैक्टीन की बनी होती है पादपों में। कई बार आपको केवल सेल्यूलोस लिखा मिलता है तो तब आप उसको भी सही बताकर चलेंगे। फिर हमने बात करी जीवाणु में किसकी बनी होती है, तो आपने कहा पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। फिर हमने बात करी कि मैम कवक में भी आपने बताई है, ये कवक में भी होती है। तो भाई कवक में किस पदार्थ की बनी होती है? फंगस में किस पदार्थ की बनी होती है? तो आप लोग बताकर चलते हो कि ये कवक में बनी हुई होती है काइटिन की, प्यारे बच्चे। ठीक है, तो कवक के अंदर ये किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बहुत बार प्रश्न आया है। तो पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोस या फिर हेमोसेल्यूलोस या फिर पैक्टिन की बनी है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये तीनों पॉइंट पूछ सकता है, मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी है, इसका एक और नाम है, इसको आप लोग कई बार म्यूरिन भी बोल देते हो। तो कई बार ये पेपर में म्यूरिन के नाम से भी आ जाता है। तो म्यूरिन क्या है? म्यूरिन यही है पेप्टाइडोग्लाइकोन। तो इस वर्ड को भी आप ब्रैकेट में लिख लेना, म्यूरिन। यानी पेप्टाइडोग्लाइकोन को ही हम म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा कि कवक जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब काइटिन और किस किस चीज को बनाता है ये भी पूछ लेगा। तो नोट कर कर एक चीज लिख लेंगे हम लोग कि ये जो काइटिन होता है, काइटिन जो है प्यारे बच्चे, ये कीटों का बाह्य कंकाल भी बनाता है। तो जो काइटिन होता है, इससे एक और क्वेश्चन आता है कि काइटिन क्या करता है। तो काइटिन के दो काम है, एक तो कवक की कोशिका भित्ति बनाने का काम कर रहा है काइटिन। काइटिन है क्या मैडम? ये भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। काइटिन जो है ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है प्यारे बच्चे। ठीक है, अब ये काइटिन क्या करता है? पहला काम तो ये हुआ कि कवक की कोशिका भित्ति बनाता है, और दूसरा काम होता है कि कीटों का बाह्य कंकाल बनाता है। कीटों का बाह्य कंकाल बनाता है। ठीक है, तो ये कीटों का बाह्य कंकाल बनाता है। तो ये भी आप लोगों को पूछा जाता है कि कौन है जो कीटों का बाह्य कंकाल बनाता है? तो काइटिन बनाता है। ये करता है एक्सोस्केलेटल, एक्सोस्केलेटल ऑफ इंसेक्ट, एक्सोस्केलेटल ऑफ इंसेक्ट मेड अप ऑफ काइटिन। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को यहां से दिक्कत है, कितने बच्चों को यहां से परेशानी है जो समझ नहीं आया? है ना मैम, मेरा कमेंट पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है बेटा, सबका कमेंट पहुंच रहा है मेरे पास। मैम रेलवे विज्ञान बुक कब तक लॉन्च होगी? बेटा बस 1-2 दिन और जा रहे हैं, जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। तो यहां से आपने अभी तक प्लांट सेल से जो भी स्टेटमेंट बनेंगे, पहली लाइन को हमने डिटेल में पढ़ लिया कि भाई पादप में बताओ किसकी बनी है, आपने पढ़ लिया। जीवाणु में आपने पढ़ लिया, कवक में आपने पढ़ लिया। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। और अब हम फिर से बात करेंगे, अभी भी बात चल रही है हमारी कोशिका भित्ति के बारे में ही। तो कोशिका भित्ति जो है ये मैंने आपको कहा कि ये जंतु कोशिका में नहीं होती, याद रखोगे, ये जंतु कोशिका में नहीं होती, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? आपने कहा पादप में, जीवाणु में, कवक में। किसमें नहीं होती? जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो ये पूछा जाता है आप लोगों को। ठीक है, चलो, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो बच्चा ये एनिमल सेल में नहीं होती है। आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं होता, और मोस्ट ऑफ टाइम आपको ऑप्शन में दिया हुआ था कोशिका भित्ति। आपको दिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म। तो आपको बताना है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। फिर ऐसे करके आपको ये सही आंसर करना है। तो ये हमारे अंदर नहीं होती है जो कोशिका भित्ति है। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई कोशिका भित्ति के बारे में? मैम ये करती क्या है, इसका काम क्या है?
अब मुझे एक बात बताओ, आपका जो घर होता है प्यारे बच्चे, उसके चारों तरफ क्या होता है प्यारे बच्चे? ठीक है, हाँ जी बेटा, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल आप करते चलो। मैम प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है बेटा, बिल्कुल होता है। प्लांट सेल में बिल्कुल आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में सारे कोशिकांग है, बट कुछ जो नहीं है वो मैं आपको बताती चलूंगी साथ के साथ। जैसे हमने बात करी कोशिका भित्ति की, तो ये जंतु कोशिका में नहीं है, लेकिन पादप कोशिका के पास कोशिका भित्ति है। लास्ट में मैं दोनों में एक ब्रीफ डिफरेंस भी आपको करा दूंगी, आप परेशान बिल्कुल ना हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन मिलेगा जरूर आपको इसमें से, तो इसीलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है इस चैप्टर को करने में। ठीक है, अब जब एक चीज की भाई श्योरिटी है कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उस चीज को तो हमें छोड़ना ही नहीं है ना, बिल्कुल भी। तो इसीलिए ये चैप्टर आपको लंबा चल रहा है, क्योंकि यहां से हर शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, चलो आओ। अब ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। कोशिका भित्ति जो होती है बेटा, इसका कार्य क्या है? अच्छा, मैं आप सभी से पूछती हूँ कि जो सेल वॉल, मतलब सेल को मत देखो, तुम मुझे दीवार का काम बताओ। दीवार, अब दीवार वो नहीं है अमिताभ बच्चन वाली मूवी दीवार, भैया मैं कह रही हूँ दीवार, जो तुम्हारे घरों में दीवार है उनका काम क्या है? जब आप घर बनाते हो तो दीवारें क्यों बनाते हो? ऐसे ही हम खाली प्लॉट में क्यों नहीं रह लेते, है ना? हम खाली प्लेट में क्यों नहीं रह लेते प्यारे बच्चे? अच्छा, कंकाल, एक्सोस्केलेटल, कीटों का बाह्य कंकाल। ठीक है, सही तो है बेटा। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। तो अब आपने बात करी कि कोशिका भित्ति, यानी कि हम भीत की जब बात कर रहे हैं, तो भीत का मतलब होता है सुरक्षा देना। दीवार आपको चोरों से बचाती है, दीवार आपको जंगली जानवरों से बचाती है, दीवार आपको तूफान से बचाती है। अगर हम अपने घर में दीवार नहीं करेंगे तो हमारे घरों में चोर आ जाएंगे, हमारे घरों में जंगली जानवर आ जाएंगे, हमारे घरों में बारिश आंधी तूफान आ जाएंगे। तो दीवार का काम है हमें सुरक्षा देना। हमारे जो घर हैं उनके चारों तरफ जो दीवारें रहती हैं वो हमें सुरक्षा देती हैं। सेम वैसे ही जब भी आप किसी कोशिका की बात करते हो तो उसके अंदर जो कोशिका भित्ति है वो उसको सुरक्षा देती है। जैसे ये पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, आपको दिख रहा है कि सबसे बाहर की तरफ इसने क्या करा हुआ है, सबसे बाहर की तरफ इसकी कोशिका भित्ति आपको नजर आ रही है ना भाई? जैसे हमारे भारत देश में अगर आतंकवादियों को एंटर करना है किसी दूसरे देश से, जब हमारे भारत देश में आतंकवादी आते हैं तो वो हमारी सीमाओं को लांघ कर हमारे भारत देश में एंट्री करते हैं, और सीमाओं को लांघने के लिए उन्हें हमारे किससे लड़ना पड़ेगा? हमारे जो वहां पे सिपाही हैं, हमारे जो सुरक्षा बल तैनात है वहां, उनसे लड़ना पड़ेगा। सेम वैसे ही अगर इस पादप कोशिका के अंदर किसी को एंट्री मारनी है, इस पादप कोशिका के अंदर किसी को जाना है, तो पहले इस बैरियर से लड़ना पड़ेगा। ये बैरियर है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का काम क्या हुआ? कोशिका को सुरक्षा और कोशिका को आकार प्रदान करना, शेप देती है कोशिका को। जैसे आपके घर के अंदर जो आपके घर की चार दीवारी है वो आपके घर को आकार देती है, आपके घर को शेप देती है, वैसे ही एक कोशिका को शेप देने का काम ये करती है सेल वॉल। तो इसका कार्य क्या हो जाता है कोशिका भित्ति का? जब हम कोशिका भित्ति के कार्य पढ़ते हैं, कोशिका भित्ति के फंक्शंस पढ़ते हैं प्यारे बच्चा, तो इसके काम अब आपको अपने आप रट गए होंगे। इसका पहला काम है कोशिका को सुरक्षा देना। भाई कोशिका को सुरक्षा देती है ना? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। तो पहला काम हुआ इसका कि ये सेल को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। समझ में आ रही होंगी चीजें बिल्कुल। आप लोग बताएंगे प्रोवाइड शेप, प्रोवाइड प्रोटेक्शन लिखेंगे पहले, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल। ठीक है, तो ये सेल को क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है? कोशिका को आकृति प्रदान करना। कोशिका को आकृति देती है, शेप देती है। कोशिका की जो आकृति है वो प्रदान कराने का काम करती है। तो इसका काम होता है कोशिका को आकृति प्रदान करना। लिखेंगे प्रोवाइड शेप, प्रोवाइड शेप टू सेल। तो सेल को क्या कर रही होती है? शेप देने का काम करती है। तो ये दो काम होते हैं कोशिका भित्ति के। समझ में आई बात? ये दो काम होते हैं किसी भी कोशिका भित्ति के। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम हमारे अंदर तो कोशिका भित्ति ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारी कोशिका को कोई प्रोटेक्शन नहीं देता, इसका मतलब हमारी कोशिका के अंदर कोई शेप प्रोवाइड नहीं करता। करता है ना बच्चा, हमारे अंदर ये काम करती है कोशिका झिल्ली, हमारे अंदर ये काम करती है सेल मेम्ब्रेन। तो जंतु कोशिका में कभी भी पूछे कि जंतु कोशिका को सुरक्षा कौन देता है, जंतु कोशिका का आकार कौन प्रदान करता है, तो बताएंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जो भी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपने अभी अभी पढ़ा कि कोशिका भित्ति, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से बन सकते हैं।
क्लियर हो गई बात? आ जाओ, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कोशिकांग की, सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की। क्लियर? अब आ जाओ, तो कोशिका भित्ति से इतने पॉइंट थे जो आपको याद करने थे। अब अगले कोशिकांग की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो हेडिंग डालेंगे सेल मेम्ब्रेन। अब बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब कई बच्चों को तो लग रहा होगा अभी तो कोशिका झिल्ली लिखवाई थी, फिर कोशिका झिल्ली लिखवा दी। तो बेटा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, ये थी कोशिका भित्ति। बेटा कोशिका भित्ति अलग है, कोशिका झिल्ली अलग है। सेल वॉल एक अलग है, सेल मेम्ब्रेन अलग है। कई बार क्या होता है, बच्चे इनको मिक्स कर देते हैं, कोशिका भित्ति भी वही है, कोशिका झिल्ली भी वही है। कई बार बच्चों का दिमाग यहाँ कंफ्यूज रहता है, तो आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कोशिका भित्ति ये है और कोशिका झिल्ली ये है, ये अलग है, ये अलग है। तो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है ना। अभी हमने बात करी कि कोशिका भित्ति, पादप, जीवाणु, कवक इनके अंदर है, हमारे अंदर है ही नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, तो इसके बारे में भी आपको अब पढ़ना है। आ जाओ, कोशिका झिल्ली के पहले तो नाम जान लो कौन कौन से हैं। इसको हम कई नामों से जानते हैं। इसी को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कई बार पेपर में आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है, तो इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कह देते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसी का नाम है, इसी को कह देते हैं आप लोग कि इसका एक और नाम है, इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को हम लोग सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं। चयनात्मक झिल्ली भी इसी को कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली भी हम लोग इसी को कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो इतने सारे नाम ये एक ही स्ट्रक्चर के हैं। कई बार इस नाम से आ जाएगा, कई बार इस नाम से, कई बार इस नाम से। अब आज बात करते हैं कि इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो भी रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने प्यारे बच्चा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसकी डिस्कवरी भी आप बताकर चलते हैं, रॉबर्ट हुक ने करी थी, रॉबर्ट हुक। ठीक है, लेकिन इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था? लेकिन इसको आपको पूछ लेता है कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने कहा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसका नाम पड़ा, वो किसने इसका रखा? तो इसको जो आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हो, इसको जो आप लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हो, ये टर्म किसने दी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म को किसने दिया? प्लाज्मा झिल्ली जो शब्द इसके बारे में है, इसको किसने दिया? तो आप लोग बताते हो ये काम करा था क्रैमर और नागेली ने। किसने बेटा? आप बताएंगे क्रैमर व नागेली। तो दो साइंटिस्ट थे, क्रैमर और नागेली। ठीक है, तो क्रैमर नाम के साइंटिस्ट एंड नागेली, तो इन दोनों ने मिलकर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म से पुकारा या इसका नामकरण करा था कि इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई? एक बच्चे क्या कह रहे हैं प्रदीप कि मैम आप मोटिवेशन नहीं देती हैं। बेटा मुझे नहीं लगता कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है या किसी के देने से मोटिवेशन मिलती है। मेरे ख्याल से आपके अंदर जो आपका मन बैठा है, आपका मन आपके लिए बेस्ट मोटिवेशन है। अगर आपने अपने मन को बना लिया है कि भैया अपने परिवार को सरकारी नौकरी मुझे देनी है, अपने परिवार, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने माता पिता के लिए, कल को अगर मेरा परिवार बनता है उसके लालन पोषण के लिए मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है, और वो नौकरी आपके चॉइस की होनी चाहिए, आपकी मर्जी है, चाहे आप प्राइवेट करो चाहे आप गवर्नमेंट करो। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में फ्यूचर ज़्यादा हमारा सिक्योर है, तो बेटा आपके मन के अंदर वो जो आपके माता पिता है, आपका परिवार है, उनका चेहरा जब आप देखते हो, आपके मन में इच्छाएं जागती हैं कि कल को मेरे माँ बाप अगर बूढ़े होंगे तो मैं उनके दवाइयों का, उनके खाने पीने का अच्छा इंतजाम कर सकूं, कल को मेरा जो परिवार होगा उसकी अच्छी शिक्षा के लिए मैं पैसे जुटा सकूं। तो इससे अच्छी मोटिवेशन आपके लिए बेटा हो ही नहीं सकती। आप क्यों पढ़ रहे हो? अपने लिए पढ़ रहे हो क्या? नहीं, आप पढ़ रहे हो अपने माता पिता, अपने परिवार के लिए, क्योंकि बुढ़ापा जब आपके माता पिता को आएगा तो एकमात्र आप ही उनका सहारा होंगे, और जब आपके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं होंगे तो आपसे लाचार उस टाइम पर कोई नहीं होगा। उस लाचारी से बचने के लिए आपको एक नौकरी चाहिए, और नौकरी आपको सम्मान दिलाती है बेटा, तो ये बात भी आप सभी जानते हो। तो अपने अंदर जब आप मोटिवेशन लेकर पढ़ रहे हो, देखो खाली दिमाग से यहाँ कोई नहीं बैठा, ऐसे कोई नहीं है कि एवं ही आया भाई ग्रुप डी के फॉर्म निकले भर दो, ऐसे कोई नहीं आया। सबको जरूरत है, सबको जरूरत है।
आप जितने भी क्लास के साथ जुड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको जरूरत है नौकरी की, तब आप जुड़े हो, है ना। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों का जो मन है, आप लोगों का जो परिवार है, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए। कोई सामने वाला बंदा जबरदस्ती ठूस ठूस कर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं भर सकता। समझ में आई ना बात। तो मेरे मायने में तो ये है कि देखो, मोटिवेशन की बात होती है जिस चीज में, जो चीज आप मन से समझ रहे हो, आप उस चीज को खुद करोगे बिना किसी के कहे। लेकिन जो चीज आपके मन में ही नहीं आ रही है, चाहे 10 आदमी तुम्हें जबरदस्ती उसके बारे में समझाएं, आपका मन उसको कभी कैच ही नहीं करेगा। आपका मन उसको कभी कैच ही नहीं करेगा। आप लोगों में क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, क्योंकि आपको ये नौकरी चाहिए। आप पढ़ाई करके नौकरी हासिल करना चाहते हो, इसीलिए आप खुद कदम बढ़ा रहे हो आगे, इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। बेटा, आपको आपकी परिस्थितियां पता है, और परिस्थितियों से बढ़िया मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता, ना मैं ना कोई और। समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात। तो मोटिवेशन तो टाइम टाइम पर, हाँ, हम बूस्टअप कर सकते हैं आपको, हम आपको समझा सकते हैं कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता बुरा है, ये जरूर समझा सकते हैं। तो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। अब मोटिवेशन तो आपको तगड़ी खासी मिल गई होगी, है ना। टाइम जा रहा है, लो देखो भैया, अब कुछ बच्चे ऐसे भी अपने मन में मोटिवेशन लेकर बैठे हैं कि मैडम पढ़ाओ तुम, हमारा टाइम जा रहा है, मैं लेना सिलेक्शन, क्योंकि हमें इस भीड़ से कुछ अलग करना है, हमें अपने परिवार को संभालना है। तो ऐसे भी बच्चे हैं प्यारे बच्चे। तो आओ, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब आपने पढ़ा कि जो कोशिका झिल्ली है, इसको किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। अब आपने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दी, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया? क्रैमर और नागेली ने दिया। ये आपको पूछा गया प्रश्न है बेटा पेपर में। अब आज जब आगे बात करते हैं हम लोग कि अगला पॉइंट क्या बनेगा। मैम ये किस किस में पाई जाती है? तो ये सभी के अंदर पाई जाती है। तो बताएंगे यह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, यह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे हमारी कोशिका हो, चाहे जीवाणु की कोशिका हो, चाहे आपकी कवक की कोशिका हो, चाहे पादपों की कोशिका हो, ये सब में है। तो ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। तो भाई ये सब जगह पाई जाती है। अगर आप कोशिका झिल्ली की बात करोगे तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल। तो बेटा ये सभी कोशिकाओं में देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको ये पादप कोशिका दिखाकर चलूं, तो आपने अभी भी, जिसको मैं ब्लैक कलर से बना रही हूं, ये तो आपने अभी भी पढ़ा, ये तो सबसे बाहर वाला कोशिका क्या था? कोशिका भित्ति था, जिसको आपने कहा सेल वॉल, ये तो सेल वॉल था। लेकिन इसके अंदर जो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ, पर्पल कलर से, इसको आप जब देखेंगे, जो मैं पर्पल कलर से बना रही हूँ, इसको जब आप लोग देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन। तो एक पादप कोशिका में आपको दो आवरण नजर आ रहे हैं, बाहर की तरफ नजर आ रही है कोशिका भित्ति, और उसके अंदर की तरफ नजर आ रही है कोशिका झिल्ली। तो आपको पेपर में पूछेगा कि कौन सी एक कोशिका या कौन सी कोशिका जो होती है वो डबल झिल्लियों से घिरी हुई होती है, तो आप पादप कोशिका बताकर चल सकते हो। आपको दिख रहा है ये बाहर वाला तो इसकी सेल वॉल है, और ये पर्पल वाला इसकी सेल मेम्ब्रेन है। जबकि जब आप एक एनिमल सेल को देखते हैं, चलो अब मैं तुम्हें एक एनिमल सेल दिखाती हूँ, मैं अब तुम्हें दिखाती हूँ एक एनिमल सेल, तुम्हारी सेल है ना। बात करते हैं एनिमल सेल की प्यारे बच्चे, तो उसमें तुम्हें केवल एक ही आवरण दिखाई देगा जो कि कोशिका झिल्ली होगी। तो जब आप किसी एनिमल सेल को देखते हो, लाइक ये एक एनिमल सेल है प्यारे बच्चे, आपको दिख रहा है ये एक एनिमल सेल है जो आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो, ये आपकी एक एनिमल सेल है प्यारे बच्चा, ये एक पादप कोशिका नहीं है, ये एक जंतु कोशिका है। तो जब आप इस जंतु कोशिका को देख रहे हो, तो इस जंतु कोशिका में आपको बस बाहर की तरफ एक ही आवरण है जो नजर आ रहा है, इस तरीके से एक ही प्रोटेक्शन है जो नजर आ रहा है। तो यही है इसकी सेल मेम्ब्रेन, यही है इसकी कोशिका झिल्ली। तो प्यारे साथी, पादप कोशिका दो भित्तियों से घिरी रहती है, दो आवरण से घिरी है, एक हो जाता है आपका कोशिका झिल्ली और एक हो जाता है कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु कोशिका एक ही आवरण से घिरी है जिसको कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है पादप और जंतु में। आगे मैं इसको लिखवाऊंगी भी, आगे मैं इसको अभी लिखवा कर भी चलूंगी। तो ये सभी में पाई जाती है। अब मैम सभी में पाई जाती है ना, तो ये किस पदार्थ की बनी होती है, आइए बात करते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, आप लोग बताकर चलेंगे कि कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है प्यारे बच्चे? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो ये आपको पूछा जाता है कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये सभी में पाई जाती है, तो किस पदार्थ की बनी है? तो आप कहोगे फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो बताएंगे इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड।
तो ये किसकी बनी होती है प्यारे बच्चे? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो ये भी आपको पूछा जाता है। अच्छा, मेरा आप सबसे प्रश्न है सभी बच्चों से कि पादपों में जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, किस पदार्थ की बनी होती है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना? हाँ, दोनों में अंतर अभी कराऊंगी, पहले कर तो लो, पहले सेल मेम्ब्रेन को कर तो लो, फिर दोनों में अंतर भी मैं आपको करा दूंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज को लेकर, ठीक है? जल्दी से बताओ मुझे आप लोग। हाँ, दोनों साथ रखकर बताऊं, बिल्कुल दोनों साथ रखकर बताऊंगी। अभी आप चीजों को पहले समझो, है ना? अभी मैंने आपको क्या कहा कि पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो किस पदार्थ की बनी है? फटाफट बताओ सारे बच्चे, कमेंट सेक्शन में बताओ। आपने कहा मैम सेल्यूलोज की बनी है, बिल्कुल सही बात। वहीं अब मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि पादपों में जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वो किस पदार्थ की बनी है? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, पादपों में जो कोशिका झिल्ली है वो किस पदार्थ की बनी है? फटाफट। पादपों में जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, वो किस पदार्थ की बनी है? सेल मेम्ब्रेन किस पदार्थ की बनी है? सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि जब हम लोग बात करते हैं प्यारे साथी पादप की, प्लांट की, है ना, जब हम लोग बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट में जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी है? आपने अभी अभी मुझे बताया कि मैम वैसे तो 3 पदार्थ की बनी है, पर सारे बच्चे बोल रहे हैं सेल्यूलोज, तो बिल्कुल मान लिया सेल्यूलोज, ठीक है? वही मैंने आपको बताया कि जो पादप होते हैं, जो पादप होते हैं, इनके अंदर आपको पूछे कि कोशिका झिल्ली किस पदार्थ की बनी है, तो फटाफट बताओ, कोशिका झिल्ली किस पदार्थ की बनी है? सेल मेम्ब्रेन किस पदार्थ की बनी है? फटाफट बताओ, सेल मेम्ब्रेन किस पदार्थ की बनी है? फॉस्फोलिपिड की बनी है, बिल्कुल सही बात, फॉस्फोलिपिड की बनी है, बिल्कुल सही, फॉस्फोलिपिड की बनी है। अब मैम फॉस्फोलिपिड जो है ये पादपों में ही बनी है या सब जगह? तो बेटा कोशिका झिल्ली तो सभी में फॉस्फोलिपिड की बनी है, सभी में फॉस्फोलिपिड की बनी है। लेकिन अभी अभी आपने पढ़ा था कि सेल वॉल अलग अलग बनी हुई है, पादपों में सेल्यूलोज की है, जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकोन की है, कवक में काइटिन की है, और जंतुओं में है ही नहीं। लेकिन कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं तो सभी में एक ही पदार्थ की बनी है, चाहे पादप हो, चाहे कवक हो, चाहे जंतु हो, चाहे जीवाणु हो, सभी में बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आपको समझाने का मेन उद्देश्य यही था कि कोशिका झिल्ली चाहे कोई भी कोशिका हो, उसमें फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, आ जाओ अगला पॉइंट। यह कैसी होती है? बायलेयर्ड होती है, यह द्विपरतीय होती है, ये बेटा द्विपरतीय होती है, इस बात को भी याद रखोगे, यह द्विपरतीय होती है, इट इज बायलेयर्ड। ये आपको पूछा जाता है पेपर में, ये कैसी स्ट्रक्चर है, तो बताओगे बायलेयर्ड। ये 2 परतों से मिलकर बनी होती है, जो कोशिका झिल्ली है ये 2 परतों से मिलकर बनी है, बायलेयर्ड है। मैम कैसे? मान लो एक परत ये है और मान लो एक परत ये है, ठीक है? तो ये 2 परतों से मिलकर बनी होती है जो कोशिका झिल्ली होती है, इस तरीके से। तो एक परत ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई, तो ये 2 परतों से मिलकर बनी होती है, बायलेयर्ड है। पेपर में आता है कि कोशिका झिल्ली के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वहां पर एक कथन ये भी होता है कि यह द्विपरतीय है, बायलेयर्ड है, तो बिल्कुल ये बायलेयर्ड होती है। समझ में आई बात? अब हम कल की क्लास में बात करेंगे कि मैम ये बायलेयर्ड है तो एक परत किसकी होती है और दूसरी परत किसकी होती है। एक परत इस पर आप लोग बताकर चलते हो प्रोटीन की होती है, और दूसरी परत आप लोग बताते हो लिपिड यानी वसा की होती है। ठीक है, तो ये हम लोग कल की क्लास में पढ़कर चीजों को अब समझेंगे। क्लियर? इसका काम क्या होता है बेटा? अभी आपकी चलेगी, इसका काम होता है कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन, यानी कि कोई भी चीज अगर कोशिका के अंदर जाएगी तो उसे प्रॉपर कोशिका के अंदर भेजने का काम यही करेगी आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है। कोई चीज कोशिका से बाहर आएगी तो उसको कोशिका से बाहर आने का जो परमिशन देगी वो यही देती है सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए तो इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली। तो इसके बारे में अब हम कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अभी आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसी के बारे में हम कल की क्लास में और चर्चा करेंगे। अभी इससे रिलेटेड बहुत से फैक्टर जो पेपर में आते हैं, ठीक है, तो कल हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बायलेयर्ड है तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और इसके बारे में एक सिद्धांत है जो आपका आता है तरल मोजेक मॉडल, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कल की क्लास में अब हम मिलेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, तो सारे बच्चे रिवीजन करेंगे बेहतरीन तरीके से चीजों का। ठीक है, चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद,